हेलो स्टूडेंट्स, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की जो हमारी क्लासेस चल रही है उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें हम कैल्शियम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में। ये बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक या दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस मानव शरीर में पाए जाने वाला कैल्शियम के बाद दूसरा सबसे प्रचुर खनिज होता है। आपको याद रखना है कि फॉस्फोरस क्या है। मानव शरीर के अंदर जो भी खनिज लवण पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाता है और उसके बाद में दूसरा नंबर आता है आपके फॉस्फोरस का। जिस तरह से कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है उसी तरह से जो फॉस्फोरस है वो भी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। फॉस्फोरस एक आवश्यक सूक्ष्म खनिज है जिसकी कोशिकीय चयापचय और उत्तक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो फॉस्फोरस है वो हमारे जो सेल्स है उसके मेटाबॉलिज्म में, इसके अलावा जो भी हमारे टिश्यूज है, जो भी हमारे उत्तक है, उनकी जो संरचना है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने में इनकी इम्पोर्टेंट जो रोल होता है फॉस्फोरस का। इसके अलावा सीरम फॉस्फोरस को आंतों, हड्डियों और गुर्दों द्वारा होम्योस्टेसिस सीमा में बनाए रखा जाता है। यानी कि हमारे शरीर का जो होम्योस्टेसिस है उसको बनाए रखने का काम जो है वो फॉस्फोरस के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे बात करते हैं आंतों का, हड्डियों और गुर्दों का जो होम्योस्टेसिस है वो इसके द्वारा मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस मानव शरीर के वजन का लगभग 1% होता है। कितना होता है? याद रखना है आपको, जो फॉस्फोरस है वो मानव शरीर का लगभग 1% होता है। और वो कहाँ रहता है? मुख्यतः फॉस्फेट के रूप में होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो फॉस्फोरस है वो हमारे शरीर में किस रूप में रहता है या किस रूप में पाया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। और शरीर में मौजूद फॉस्फोरस का लगभग 90% भाग जो है हमारी हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलों के भीतर पाया जाता है। यानी कि जो फॉस्फोरस है वो हमारे शरीर में 90% जितना होता है। यानी कि जो फॉस्फोरस है वो हमारे शरीर का लगभग, हमारे शरीर के वजन का लगभग 1% होता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जितना फॉस्फोरस हमारे शरीर में पाया जाता है उसका 90% जो भाग है वो हमारी हड्डियों और दांतों में किस रूप में रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में रहता है। यानी कि कैल्शियम के साथ मिल करके ये एक यौगिक बनाता है और उस यौगिक के रूप में हमारी हड्डियों के और दांतों के भीतर उपस्थित रहता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं यहाँ से, फॉस्फोरस इज द सेकेंड मोस्ट एब्यूडेंट मिनरल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी after calcium. Phosphorus is an essential micro mineral with a key role in cellular metabolism and tissue structure. Serum phosphorus is maintained in the homeostasis raised by the intestine, bone and kidneys. Phosphorus constitutes approximately 1% of the weight of the human body, largely in the form of phosphate. Up to 90% of phosphorus in the body is found within calcium phosphate crystals in bones and teeth. तो ये था आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है? यानी कि फॉस्फोरस जो है वो एक खनिज लवण होता है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम के बाद में दूसरा नंबर इसी का आता है। यानी कि कैल्शियम के बाद में दूसरा लार्जेस्ट जो खनिज हमारे शरीर में पाया जाता है वो आपका फॉस्फोरस है। जो फॉस्फोरस है वो हमारे कोशिकीय जो चयापचय है और हमारे उत्तक की संरचना को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा सीरम फॉस्फोरस को आंतों, हड्डियों और गुर्दों द्वारा होम्योस्टेसिस सीमा में बनाए रखा जाता है। फॉस्फोरस मानव शरीर के वजन का लगभग 1% होता है जो कि मुख्यतः फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो भी फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है उसका लगभग 90% भाग जो है हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस के। फॉस्फोरस के फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हड्डियों और दांतों का खनिजीकरण, यानी कि मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी जो हड्डियां और हमारे जो दांत है उनके लिए जितना जरूरी कैल्शियम है, जितना जरूरी विटामिन डी है, उतना ही जरूरी फॉस्फोरस है। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉस्फोरस इन द
form of phosphate is an essential part of bones as a calcium। यानी कि जिस तरह से कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक हिस्सा है, वैसे ही फॉस्फोरस फॉस्फेट भी हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ एनर्जी ट्रांजैक्शन, ऊर्जा का लेन देन। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और जो प्रोटीन है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के दौरान निकलने वाली एनर्जी सेल्स में फॉस्फेट वाले कंपाउंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के स्ट्रक्चर में स्टोर होती है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं, उस खाने का डाइजेशन होता है और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो यहाँ पर जो ये फॉस्फेट है ये क्या है, फॉस्फोरस से ही बना है। एटीपी में फॉस्फोरस और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की मौजूदगी जो एनर्जी ट्रांजैक्शन में शामिल अलग अलग कोएंजाइम हैं, फॉस्फोरस को सभी सेल्स के लिए एनर्जी के इस्तेमाल और उसके इस्तेमाल के लिए जरूरी बनाती है। यानी कि हम बात करते हैं एटीपी की, क्योंकि हमारे शरीर को अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटीपी में फॉस्फोरस और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, इस रूप में जो एनर्जी होती है वो एटीपी में कन्वर्ट होकर के हमें मिलती है और जो सभी सेल्स है वो एनर्जी के इस्तेमाल के लिए जो है वो जरूरी इसको बनाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो इंग्लिश वाला कंटेंट है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड एल्कोहल इज स्टोर्ड सेल्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड। यानी कि जो हमारे शरीर में एनर्जी, जो भी हम फूड लेते हैं उसके अंदर जो हम कैल्शियम, फॉस्फोरस जो हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन लेते हैं उसके दौरान, उसके जो डाइजेशन के दौरान, उसके ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी सेल्स में किस रूप में स्टोर रहती है, वो एटीपी के रूप में स्टोर रहती है। द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन एटीपी, जो एटीपी के अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है, जो हम बात करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, तो जो ट्राइफॉस्फेट है यहाँ पर इसकी स्पेलिंग जो है इसको करेक्ट कर लेना, फॉस्फेट आएगा यहाँ पर, phosphorus in ATP and also adenosine diphosphate ADP, various coenzyme involved in energy transaction। और ये सारे जो कोएंजाइम है ये एनर्जी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि फॉस्फोरस को एसेंशियल एजेंट बनाते हैं ताकि हमारे जो सेल्स है उनको एनर्जी जो है वो उनके द्वारा रिलीज हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषक तत्वों का अवशोषण और परिवहन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फॉस्फोरस जो है वो विभिन्न न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई न्यूट्रिएंट्स को फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलाना पड़ता है तभी वे सेल मेम्ब्रेन के पार जा पाते हैं और शरीर में एब्जॉर्ब होकर अलग अलग सेल्स और टिश्यूज में बंट जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तभी वे सेल मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। इसलिए जब हमें उन न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो पार जा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो अकेले उस सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, इसलिए वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जॉइंट होते हैं, देन वो सेल मेम्ब्रेन को पार कर पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनी न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी combined with phosphate group before they are able to be transported across cell membrane and hence absorbed into the body and distributed among its various cells and tissues। Next हम देखते हैं regulation of protein activity। प्रोटीन एक्टिविटी का रेगुलेशन। कई प्रोटीन जिनमें कई एंजाइम भी शामिल होते हैं, जो हमने बात करी थी जब हमने प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैक्सिमम जो भी हमारे एंजाइम्स है, जो भी हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो कई प्रोटीन जिनमें कई एंजाइम भी शामिल है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन से चालू या बंद होते हैं। यानी कि फॉस्फोराइलेशन की एक रिएक्शन होती है जिसके माध्यम से क्या होता है कि ये जो प्रोटीन या कुछ एंजाइम जो है वो उसको फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन को चालू या बंद करने का काम
करते हैं। ये रिएक्शन फॉस्फेट ग्रुप को संबंधित प्रोटीन के अंदर खास अमीनो एसिड से जोड़ते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी संबंधित प्रोटीन है वो क्या करता है, किसी खास अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है, और ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन प्रोटीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में शामिल होते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ये क्या करती है, प्रोटीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती है। और ये रिएक्शन सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन की दर को कंट्रोल करती है, यानी कि हमारे शरीर में जो सेल डिवीजन की जो एक ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि अननेसेसरी सेल ग्रोथ ना हो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और यह भी कंट्रोल करती है कि सेल न्यूक्लियाई के अंदर खास जीन किस हद तक एक्टिव है, यानी कि इसके अलावा ये क्या कंट्रोल करती है कि हमारी जो सेल न्यूक्लियाई है उसके अंदर जो खास जीन है वो किस हद तक एक्टिव है, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो फास्फोरस का जो है काम कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, many proteins including many enzymes are turned on or off by phosphorylation reaction that attach phosphate groups to particular amino acids within the proteins concerned. These phosphorylation reactions are involved in the controlling the activities of proteins that in turn control the rate of cell growth and cell division and the extent to which the specific genes within cell nuclei are active. तो ये था आपका रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन एक्टिविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं शरीर के जरूरी कंपाउंड का हिस्सा, यानी कि जो फास्फोरस है वो हमारे बॉडी के कुछ जरूरी कंपाउंड होते हैं उनका हिस्सा भी होता है। जैसा कि हमने देखा एडीपी, एटीपी, इनके अंदर जो है फॉस्फेट जो रहता है वो क्या है, फास्फोरस ही होता है जो फॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। इसके अलावा कुछ जो कोएंजाइम है या जो रेगुलेटेड प्रोटीन है उनमें भी जो है फास्फोरस की जरूरत आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं एटीपी, एडीपी और कई कोएंजाइम और रेगुलेटेड प्रोटीन अपने केमिकल स्ट्रक्चर के हिस्से के तौर पर फास्फोरस की जरूरत होती है, यानी कि इनको अपना जो भी स्ट्रक्चर या अपनी जो भी केमिकल संरचना बनानी होती है उसमें इनको फास्फोरस की जरूरत होती है। कई दूसरे जरूरी कंपाउंड जैसे जीन का डीएनए, आरएनए जो जेनेटिक मैसेज को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ले जाता है, सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड और कुछ विटामिन में फास्फोरस उनके स्ट्रक्चर के एक जरूरी हिस्से के तौर पर होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे जीन का डीएनए है या फिर आरएनए है जो जेनेटिक मैसेज को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ले जाने का काम करते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड और कुछ विटामिन में जो फास्फोरस है उनके स्ट्रक्चर का एक जरूरी हिस्सा होता है। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम का जो है उस कंटेंट में देख सकते हैं एटीपी, एडीपी एंड वेरियस कोएंजाइम्स and regulated proteins require phosphorus as part of their chemical structure. Many other vital compounds like DNA or genes, RNA that carries the genetic message from the nucleus to the cytoplasm. The phospholipid of cell membranes and some vitamins contain phosphorus as a necessary part of their structure. Next हम देखते हैं एसिड बेस बैलेंस का रेगुलेशन। हमारे शरीर के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस होता है यानी कि हमारे बॉडी का जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम भी फास्फोरस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। फॉस्फेट आयन, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन ब्लड प्लाज्मा में मुख्य एनायन होते हैं और ये आयन ज्यादा हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर एसिड बेस बैलेंस बनाए रखते हैं। यानी कि जो फास्फोरस है वो फॉस्फेट आयन, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन के रूप में हमारे जो ब्लड प्लाज्मा में आयन के रूप में रहते हैं और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर के जो एसिड बेस है उसके बैलेंस को बनाए रखने का काम करते हैं। जब हालात बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं और फिर भी जब हालात बहुत ज्यादा एल्केलाइन होने का खतरा होता है तो हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं और फॉस्फेट आयन और फॉस्फेट वाले कंपाउंड शरीर में लिक्विड के पीएच लेवल में बहुत ज्यादा बदलाव के खिलाफ काम करते हैं, यानी कि बफर की तरह ये काम करते हैं। जो भी ये फॉस्फेट आयन होते हैं ये सारे के सारे बफर की तरह काम करते हैं। बफर का क्या काम होता है, जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखना, ना उसको एसिडिक होने देना ना ही उसको बेसिक होने देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉस्फेट आयन्स, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन एंड डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन आर द मेजर एनायन इन ब्लड प्लाज्मा।
These ions maintain acid-base balance by combining with excess hydrogen ions when condition becomes too acidic yet release hydrogen ion. जैसे ही condition acidic होगी तो hydrogen ion release हो जाएंगे. When condition threaten to become too alkaline, the phosphate ion and phosphate containing compounds act as buffer against excessive variation the pH level of fluids in the body. यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, यानी कि जो फास्फोरस है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है. क्योंकि फास्फोरस खाने की चीजों में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इंसानों में इसकी जो कमी है वो बहुत कम देखने को मिलती है. तो इसीलिए मैंने आपको बोला था यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ना के बराबर आने की आपकी संभावना रहती है. अगर हम बात करें कि जो फास्फोरस है यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके कैल्शियम या विटामिन डी के साथ इसको कंबाइन करके आ सकता है, या फिर हड्डियों या दांतों के मामले में जो फास्फोरस है उसका क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा जो है यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा. हालांकि जो लोग ज्यादा मात्रा में एंटासिड लेते हैं, एंटासिड का मतलब क्या है, जैसे ही एसिडिटी होती है तो उसको कम करने के लिए जो एंटासिड जो दवाइयां ली जाती है जो एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती है, यानी कि जो हमारे फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, फास्फोरस जो हम फूड के माध्यम से ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. ऐसी कंडीशन में जो है फास्फोरस की कमी देखने को मिल सकती है. या फिर जिन लोगों के यूरिन में बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे डायलिसिस की कंडीशन पर जो पेशेंट होता है उसके शरीर में भी फास्फोरस की कमी हो सकती है. और समय से पहले जन्मे बच्चों में फास्फोरस की कमी हो सकती है. विटामिन डी की कमी और लंबे समय तक पेरेंट्रल न्यूट्रिशन से फास्फोरस की कमी हो सकती है, यानी कि लंबे टाइम तक अगर मुंह के द्वारा भोजन नहीं लिया जाता है, उसको ट्यूब के द्वारा जो भोजन है वो दिया जाता है, या फिर जो हमारे हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंजेक्शन के माध्यम से इंट्रावेस्कुलर जो आपके जो फूड है या जो भी न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, या फिर विटामिन डी की अगर कमी है, लंबे टाइम तक विटामिन डी की कमी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में फास्फोरस की कमी भी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. बाकी जनरली जो फास्फोरस है उसकी डेफिशिएंसी आपके शरीर में देखने को नहीं मिलती है. फॉस्फेट की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, मायोपैथी, ग्रोथ फेलियर और ल्यूकोसाइट फंक्शन में कमी हो सकती है. अगर मान लो फास्फोरस की कमी हो भी जाती है तो कौन कौन से जो सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पर आपको ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, मायोपैथी हो सकती है, ग्रोथ फेलियर या फिर ल्यूकोसाइट फंक्शन में कमी जो है वो आ सकती है. यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, एज फॉस्फोरस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड, डेफिशिएंसी इज हार्डली इन found in humans. However, people who consume large amount of antacid interfere with absorption. People who suffer excessive losses in urine, जो कि डायलिसिस पर होते हैं, and prematurely born infant may suffer from deficiency of phosphorus. Vitamin D deficiency and prolonged parental nutrition can cause phosphorus deficiency of phosphate may produce osteomalacia, myopathy, growth failure and delays in leukocyte function. नेक्स्ट है यहाँ पर आपके मैग्नीशियम. जो मैग्नीशियम है उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जैसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं. मैग्नीशियम क्या है, कैल्शियम की तरह ही मैग्नीशियम भी स्केलेटल सिस्टम में बहुत करीब से जुड़ा होता है, यानी कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी जो हड्डियाँ हैं, हमारी जो बोन्स है, उनके साथ मैग्नीशियम भी जुड़ा हुआ होता है. और जो है कैल्सीट्रोपिक हार्मोन से होम्योस्टेटिक रूप में रेगुलेट होता है. एक बड़े इंसान के शरीर में लगभग 20 से 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है. ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आ जाए एग्जाम में. इसका लगभग 60 से 70% हड्डी में और 25 से 30% मांसपेशियों में, 6 से 7% सॉफ्ट टिश्यू और 1% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है. ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 20 से 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है. इसका लगभग 60 से 70% जो भाग है वो हमारी हड्डियों में पाया जाता है, 25 से 30% हमारी मांसपेशियों के अंदर, 6 से 8% सॉफ्ट टिश्यू में और 1% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है. बड़ों में मैग्नीशियम ज्यादातर कैल्शियम और फास्फोरस के साथ हड्डी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक जरूरी हिस्सा होता है. यानी कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है कैल्शियम और फास्फोरस के साथ ही हमारी हड्डियों के अंदर, हमारी हड्डियों की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के अंदर भाग लेता है.
लेकिन बढ़ते बच्चों में इसका एक बड़ा हिस्सा हड्डी की सतह और उसके मैट्रिक्स में होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं जिनकी हाइट बढ़ रही होती है, जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनके अंदर एक बड़ा हिस्सा जो मैग्नीशियम का है वो हड्डी की सतह और उसके मैट्रिक्स में होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड के फोस्फोलिपिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और मैग्नीशियम नसों और मांसपेशियों की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाएगी तो न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन हो जाएगा। नई स्टडीज से पता चला है कि बड़ों में मैग्नीशियम की कमी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट और अल्जाइमर डिजीज होने में ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें कॉग्निटिव इंपेयरमेंट की, तो जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट क्या होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, हमारे संज्ञानात्मक जो विकास है उससे रिलेटेड होता है, उसमें इंपेयरमेंट आ जाता है, यानी कि हमारे माइंड का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, उसको हम कॉग्निटिव इंपेयरमेंट कहते हैं। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज, यानी कि जो बार बार एक एज के साथ भूलना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को, तो वो डिजीज होने की जो चांसेस है वो बड़ों में हो सकते हैं कि मैग्नीशियम की कमी से। मेटाबॉलिक स्टडीज में मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन 50 से 70% के बीच था और लंबे समय तक खुद से चुने गए खाने में एब्जॉर्प्शन लगभग 25 से 30% पाया गया। इस तरह नॉर्मल डाइट में मैग्नीशियम की कमी होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो भी हमारी हड्डियों और हमारे जो दांत है उनमें रहते हैं, यानी कि हमारी हड्डियों की स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करता है। और मैग्नीशियम की जो कमी है वो जनरली देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम। सोडियम का कार्य क्या है? बाह्य कोशिकीय द्रव में प्रमुख केटायन, जल संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता और ग्लूकोज का अवशोषण। यानी कि सोडियम के काम कौन कौन से हैं? बाह्य कोशिकीय द्रव में प्रमुख केटायन के रूप में रहता है, हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो जल संतुलन है उसको बनाए रखने का काम करता है, अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने का काम करता है सोडियम, और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बनाए रखता है और ग्लूकोज का अवशोषण करता है। कमी से क्या हो जाएगा? जठरांत संबंधी विकार हो जाएंगे, यानी कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो भी डिसऑर्डर है वो देखने को मिलेंगे। द्रव इलेक्ट्रोलाइट और अम्ल क्षार संतुलन की समस्याएं। हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है? ये जल संतुलन का। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो जो जल संतुलन जो है, यानी कि हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अम्लसार संतुलन का काम करता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अम्लसार संबंधी समस्याएं भी हमें देखने को मिलेगी। मांसपेशियों की जो क्रियाएं हैं उनमें भी जो डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिलेगा। उत्तक कैटाबॉलिज्म में हानियां हो जाएगी। डायबिटिक एसिडोसिस के उपचार में और तेज ग्लाइकोजन उत्पादन सीरम पोटेशियम स्तर को कम करेगा और मूत्रवर्धक डायूरेटिक उपचार के साथ हानियां हो सकती है। यहाँ पर आपको जो सोडियम है उसकी अगर कमी हो जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, लॉसेज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, डायरिया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस प्रॉब्लम्स, मसल एक्शन, losses in tissue catabolism, treatment of diabetic acidosis, rapid glycogen production, reduces serum potassium level, losses with diuretic therapy. नेक्स्ट हमारे आता है पोटेशियम। अगर हम बात करें पोटेशियम की तो इसके कार्य क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्कुलेशन में आसानी से एब्जॉर्ब होता है, यानी कि हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्कुलर है उसके अंदर ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा सेक होता है और फिर से एब्जॉर्ब होता है, readily absorbed, secreted and reabsorbed in gastrointestinal circulation. Excretion chiefly by kidney, regulated by एल्डोस्टेरोन। एक्सर्शन मुख्य रूप से किडनी से होता है और एल्डोस्टेरोन से रेगुलेट होता है। नेक्स्ट है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाएगा, डायरिया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस की समस्याएं हो जाएगी और मसल एक्शन में कमी आ जाएगी, खासकर हार्ट एक्शन में। तो ये था आपका पोटेशियम। यहाँ पर हमने जो भी हमारे मेजर जो मिनरल्स थे उनके बारे में पढ़ लिया। हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ लिया, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम के बारे में यहाँ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस वाले टॉपिक में से ही आएंगे। इसके अलावा जो ये छोटे छोटे जो भी हमने मिनरल्स पढ़े हैं इनमें से क्वेश्चन ना के बराबर देखने को आपको मिलता है, लेकिन फिर भी एक आधा कोई छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकता है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारे बाकी मिनरल्स रह चुके हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।